चलो हाँ, चलो चलो चलो, हेडिंग डाल लो। हीट, सब लोग हेडिंग डालेंगे बच्चों, हीट। बस बस, एक्स्ट्रा एक्स्ट्रा बोल तो रहा हूं, छोड़ दे, 4 पन्ने छोड़ दे यार। अबे 2 वेरिएबल के लिए और 2 जनरली 4। और वैसे भी नया चैप्टर चालू करते हैं तो हम लोग जगह छोड़ते हैं ना भाई, 2-3 पन्ने, बस 4-5 पन्ने हमेशा छोड़ के नया चैप्टर चालू किया करो, ठीक है। चलो शुरू किया जाए बच्चों, बात की जाए हीट के बारे में। सब तैयार हैं? एवरीवन रेडी फॉर द न्यू चैप्टर? लाया जाए आपके सामने नया चैप्टर, आपके व्हाइट बोर्ड या ग्रीन बोर्ड या जो भी बोर्ड है उसके ऊपर आ रहा है। अब ये रहा आपका चैप्टर का नाम, सुन ले। अब बेटा बहुत ध्यान से सुनना, अब बातें नहीं, सुन लो, फालतू की कोई बात नहीं होगी, हम सिर्फ अब चैप्टर के बारे में बात करेंगे, सुन लेना। थोड़ी सी इसके अंदर मैं कुछ लाइव एग्जांपल्स, प्रैक्टिकल एग्जांपल्स आप लोगों को बताऊंगा जिससे आप लोग शायद रिलेट कर पाए, ठीक है। इसीलिए बहुत ध्यान से सुनना। सवाल हीट से आना इज अ कंफर्म थिंग, सवाल जरूर आएगा। हीट इंक्लूड्स 2 चीजें। पहली चीज आपकी जो कैलोरीमेट्री वाला पार्ट है, ठीक है। कैलोरीमेट्री में अपन ये बात करते हैं कि कितना पानी किसमें मिलाया, पानी और बर्फ को साथ मिलाया, फाइनल टेम्परेचर क्या होगा। उबलते हुए पानी को बर्फ में डाल दिया, कभी बर्फ को उबलते हुए पानी में डाल दिया, कभी नॉर्मल पानी में बर्फ को डाल दिया, कभी उबलते पानी के अंदर नॉर्मल पानी को डाल दिया, जैसा कि हम लोग आए दिन करते रहते हैं। क्या सर्दियां आ चुकी हैं? क्या बेटा सर्दियों में हम लोग गीजर से गरम गरम पानी को बाल्टी में भरते हैं और फिर उसमें, हाँ ठीक है बेटा, तुम लोग स्पेशल लोग हो, तुम तो वैसे ही इतने हॉट हो, पानी कहाँ गर्म है ना। हाँ, तो वो जो हम गर्म पानी बेटा बाल्टी में इकट्ठा करते हैं, उसके अंदर फिर ठंडा पानी मिलाया जाता है जिससे कि वो एक नॉर्मल टेम्परेचर पे आ जाए। किस पे आता है? नॉर्मल टेम्परेचर। नॉर्मल टेम्परेचर पर चीजों को लाने के लिए क्या हमें ये चीज जनरली पता है, फिजिक्स नहीं भी आती हमें तो भी पता है कि गर्म पानी में ठंडा पानी मिलाऊंगा तो उसका टेम्परेचर नीचे जाएगा। बोलो जाएगा कि नहीं? मतलब क्या गर्म पानी अपना टेम्परेचर ठंडे पानी को दे रहा है? क्या चीज दे रहा है? अपना टेम्परेचर ठंडे पानी को दे रहा है। बेसिकली हमने जो टर्म सुनी आज तक वो टेम्परेचर सुनी है। यहाँ का तापमान 50 डिग्री सेंटीग्रेड, वहां का तापमान 40 डिग्री सेंटीग्रेड, 0 डिग्री सेंटीग्रेड, -30 डिग्री सेंटीग्रेड, ऐसा कुछ सुना है? दैट इज जस्ट योर टेम्परेचर। वो क्या है बच्चों? टेम्परेचर। टेम्परेचर एक बिल्कुल अलग एंटिटी है, हीट एक बिल्कुल अलग एंटिटी है, ठीक है। जो हम मिक्सचर्स की बात करते हैं दैट पार्ट इज कैलोरीमेट्री। क्या नाम है उसका? कैलोरीमेट्री। तो हमारा जो हीट में पहला टॉपिक होगा वो होगा कैलोरीमेट्री। क्या होने वाले बच्चों को? कैलोरीमेट्री। आगे बढ़ेंगे हम लोग कैलोरीमेट्री के बाद में, तो हम लोग घुस रहे होंगे बेटा एक नई चीज के अंदर जो कि होगी आपकी थर्मोडायनामिक्स। क्या होगी? थर्मोडायनामिक्स, जो कि आप लोगों को बताएगी केटीजी के बारे में। किसके बारे में बताएगी? केटीजी, मतलब कि काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेज, जिसके बारे में शायद थोड़ा थोड़ा आइडिया अभी भी आपको है। मीन स्पीड, मोस्ट प्रोबेबल स्पीड, आरएमएस स्पीड, कुछ कुछ सुना होगा? नहीं पढ़ा? पढ़ा है शायद, केमिस्ट्री में आपने कुछ कुछ पढ़ा है। यहां पर हम लोग बात कर रहे होते हैं एंथैल्पी वगैरह और दुनिया भर की चीजों की। एंट्रोपी वगैरह सुना है तुमने, है ना? वो सब बात हालांकि यहाँ पे नहीं, हम किसमें कर रहे होंगे? केटीजी के बाद में। केटीजी में हम लोग पढ़ते हैं लॉज। कौन से वाले लॉज? चार्ल्स लॉ, गैस लॉ सुना है तुमने? चलो गैस लॉ सुना है तो बेटा हम लोग गैस लॉज की बात कहां कर रहे होते हैं? काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेज में। गैस लॉज के बाद में बारी आती है बच्चों थर्मोडायनामिक्स। थर्मोडायनामिक्स इस वाले चैप्टर का सबसे खतरनाक पार्ट होता है, ठीक है। मैं अभी आपको बता दूं, बहुत सरल, अल्टीमेट सरल, ठीक है, सुपर अल्टीमेट सरल। सुन लेना, अगर तेरे को मैकेनिक्स वगैरह ढंग से आ गई है, अगर आ गई है, तो आपको इस वाले पार्ट में ज्यादा प्रॉब्लम नहीं आने वाली। साथ ही इस पार्ट में भी और इस पार्ट में भी। इसमें तो कुछ मैकेनिक्स का फंडा है ही नहीं, इसमें तो इधर उधर से पानी बर्फ मिलाया और कुछ कुछ कर दिया, ठीक है। पर यहां पर जो चीजें है ना, यहां पर चीजें यहां से कनेक्टेड रहेंगी, ठीक है। तो ये वाला पार्ट हमें बहुत ढंग से पढ़ना होगा, तभी हम लोग यहाँ पर बहुत अच्छा परफॉर्म कर पाएंगे। ये पार्ट अगर आपने ढंग से सीख लिया तो मेरी बात कंफर्म मान के चलें कि जेईई का सवाल आपका नहीं अटकने वाला। इस साल ही इसे सीरियसली पढ़ लें, ये सोच के ना बैठेंगे अगले साल कर लेंगे, ठीक है। तो इस पार्ट पे बहुत अच्छे से मेहनत करनी है, मेहनत तीनों पे ही अच्छी करनी है, पर इसके ऊपर हमें ज्यादा एम्फेसिस देना होगा। कौन सा पार्ट है? थर्मोडायनामिक्स। तीनों पार्ट्स इंटर रिलेटेड हैं और तीनों को हमें ढंग से पढ़ते हुए जाना है। अगर ये नहीं आया तो ये नहीं आएगा, ये नहीं आया तो ये भी नहीं आएगा, मान के चलो, ठीक है। और इस चैप्टर की थ्योरी बहुत इंपॉर्टेंट है। आपके 11th का एक बहुत मेजर पोर्शन ये वाले चैप्टर बनाते हैं। 11th में स्कूल एग्जाम्स में बहुत काम आते हैं। छोटी छोटी सी जो डेफिनेशंस है, स्पेसिफिक हीट की, कैलोरी की, इसकी उसकी, ये दुनिया भर की जो डेफिनेशंस है, डायरेक्ट एज ए स्टेटमेंट आईआईटी पूछ चुका है। एज ए स्टेटमेंट उसने कैलोरी की डेफिनेशन पूछ ली थी जेईई 2005 में, एज ए स्टेटमेंट। पर लोग क्या करते हैं, थ्योरी तो पढ़ते ही नहीं है, उन्हें पता ही नहीं था कि कैलोरी क्या होता है।
4 ऑप्शन थे, महालल्लू सवाल। जो बच्चा बोर्ड की तैयारी करता था उसने सही कर दिया, जो आईआईटी की करता था उसने गलत कर दिया। इसीलिए कह रहा हूं थ्योरी जो मैं लिखाऊं उन वर्ड्स को बहुत ध्यान से लिखें, उन्हें समझें, ठीक है। क्या इतनी सी मेहनत कर सकते हो? साथ में जो भी मैं शीट का होमवर्क दूं उसे पूरा करते चलना, है ना, तभी आप लोगों को चीजें जो है वो ढंग से क्लियर हो पाएंगी। नहीं तो फिर इस चैप्टर में क्लैरिटी आने में बहुत मुश्किल हो जाती है, क्योंकि यहाँ पर चीजें जो है ना वो दिखती नहीं है, ठीक है। आपको चीजें नजर नहीं आएंगी। जैसे ही अपन एटॉमिक लेवल पे, मॉलिक्यूलर लेवल पे जाते हैं तो चीजें दिखना बंद हो जाती हैं। काइनेमेटिक्स में तो सब दिख रहा था, ये इधर से उड़ के गया, ये उधर उड़ के गया, हवाई जहाज उड़ा, इसने देखा उसने देखा, सब दिखता था। पर यहाँ पर हम कौन से लेवल पे घुसने वाले हैं? एटॉमिक लेवल, मॉलिक्यूलर लेवल पे। मॉडर्न फिजिक्स नहीं है ये क्या है? हीट है। पर यहाँ पे मॉलिक्यूल्स की बात होती है। किसकी बात होती है? मॉलिक्यूल्स की। और इसीलिए जो मॉलिक्यूल्स हैं उनकी स्टडी करना हमारे लिए बहुत जरूरी हो जाता है। क्या मेरी बातें आपको क्लियर है? ठीक है। क्या पहले पार्ट के बारे में थोड़ी सी बात की जाए? पहले पार्ट के बारे में बात कर ली जाए। कैलोरीमेट्री हमारा पहला पार्ट होगा जिसे हम लोग पढ़ेंगे, जिसमें हम लोग कैलोरी डिफाइन करेंगे, हीट डिफाइन करेंगे, टेम्परेचर स्केल्स पढ़ेंगे। क्या तुमने टेम्परेचर स्केल्स के बारे में सुना है? डिग्री सेंटीग्रेड, डिग्री फ़ारेनहाइट, केल्विन, सब सुना होगा। अगर आप चाहो तो कोई नई स्केल भी बना सकते हो आपके हिसाब से, अपनी इच्छा पे है। हम कोई भी स्केल नहीं डेवलप कर सकते हैं, पर उसके लिए एक इंस्ट्रूमेंट बनाना पड़ेगा, ठीक है। तो आप अपनी स्केल के हिसाब से नए इंस्ट्रूमेंट्स भी बना सकते हैं। तो हमारा जो फ्लो रहेगा स्टडी का, उसका मैं आपको थोड़ा सा आइडिया दे रहा हूं। हीट के बारे में जानेंगे, हीट के बाद में इंटरनल एनर्जी के बारे में जानेंगे, इंटरनल एनर्जी के बाद में हम सीधे सीधे किस पर आ जाएंगे? टेम्परेचर स्केल्स पे। टेम्परेचर स्केल्स के बाद में हम एंट्री मारेंगे स्पेसिफिक हीट में, हीट कैपेसिटी में, और उसके बाद में सीधे फेज चेंज, ये चेंज, वो चेंज, यानी कि मिक्सचर्स। किसमें आ जाएंगे? मिक्सचर्स में। मिक्सचर्स में हम एक थ्योरम पढ़ेंगे जिसका नाम होगा हीट मैनेजर थ्योरम। क्या नाम होगा? हीट मैनेजर थ्योरम। और उसी के बेसिस पर हम लोग सारे सवाल सॉल्व कर लेंगे। महा आसान सवाल होते हैं, ध्यान रखें। कैलोरीमेट्री से मेजर पोर्शन स्क्रीनिंग, मतलब आपका जो जेईई मेंस है, वीआईटी, बिट्स, पिलानी, इन वाले एग्जाम्स में पूछा जाता है। जो भी आपके स्टेट लेवल के इंजीनियरिंग एंट्रेंस एग्जाम्स हैं, इनमें कैलोरीमेट्री से बहुतायत में सवाल आते हैं, तो इसीलिए बहुत ध्यान रखें, ठीक है। इतना पानी इतने में मिलाया, क्योंकि वो वाले सवाल क्या होते हैं? 2-2 मिनट में सॉल्व हो जाते हैं। 2 मिनट भी ज्यादा बोल दिया मैंने, ठीक है, क्योंकि वो सवाल छोटे होते हैं, इसीलिए उन सवालों को देते हैं जो स्टेट लेवल इंजीनियरिंग एंट्रेंस एग्जाम्स हैं, बिट्स, पिलानी हो गया, इनमें इस तरह के सवाल मिलते हैं। इसलिए इसको हल्के में ना लें। क्या हल्के में लोगे? क्या हल्के में लोगे? ज्यादा सीरियस बातें हो गई क्या? सीरियस बातें हो गई? कोई बात नहीं, थोड़ी सी और सीरियस बात। तो कैलोरीमेट्री हम लोग शुरू करने से पहले बेटा डिफाइन करेंगे हीट क्या होती है। बताओ हीट क्या होती है? कोई बताओ। हाँ, हु कैन टेल मी व्हाट इज हीट? हीट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी। हवा में है। हीट इज अ फॉर्म ऑफ काइनेटिक एनर्जी। हीट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी। ये कौन सी एनर्जी है? हीट एनर्जी है। तो क्या हीट का कोई मतलब हमारे पास ऐसी कोई क्वांटिटी होनी चाहिए जो हीट के द्वारा वर्क डन भी डिफाइन करे? फिर तो हीट को काम भी करना चाहिए। अरे हीट अगर एनर्जी है तो अपन वर्क डन की डेफिनेशन एनर्जी की देते थे ना यार, भूल गए तुम सब लोग? हीट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी बेटा। हाँ, तो आप लोगों को पता होगा ना ये वाली बात कि हमने काइनेटिक एनर्जी डिफाइन किया, हमने पोटेंशियल एनर्जी डिफाइन किया, हमने वर्क डन डिफाइन किया है। काइनेटिक एनर्जी को आपने कैसे डिफाइन किया था बताइए जल्दी से। काइनेटिक एनर्जी किसी भी बॉडी को 0 से v वेलोसिटी तक लाने में किया गया वर्क डन। ध्यान से सुनना, किसी पार्टिकल को 0 वेलोसिटी से v वेलोसिटी तक लाने में किया गया वर्क डन इज स्टोर्ड इन विच एनर्जी? किसी पार्टिकल की कॉन्फ़िगरेशन अगर मैं चेंज करता था तो किसमें स्टोर करता था? पोटेंशियल एनर्जी। सबको याद है। अब कहानी किसकी है? हीट की। अगर तुम्हें अगर मैं छोटी सी एक बात कहूं तो ध्यान से सुनना बेटा। जैसे मॉलिक्यूल्स तुमने देखे, गैस मॉलिक्यूल सुना है तुमने? मॉलिक्यूल्स होते हैं, छोटे 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 मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। अब एक चीज बता, मैं किसी सॉलिड को हीट करूं और गैस को हीट करूं तो गैस के मॉलिक्यूल ज्यादा मूव करेंगे या सॉलिड के? गैस के करेंगे कि नहीं? इतनी सी बात आपको पता है, क्योंकि क्या वो फार अपार्ट होते हैं। अब मैंने मान लिया इसको नीचे से हीट दी। क्या दी बेटा? हीट, ठीक है। मतलब इसको ताप दिया गया, नीचे से इसको गर्म किया गया। आई प्रोवाइडेड अ सर्टेन टेम्परेचर, इसको हीट किया। क्या किया बेटा? हीट किया। इसे हीट किया तो इसके पास में एक एनर्जी आ जाती है। क्या आ जाती है? एनर्जी आ जाती है, जिसके कारण इसका मूवमेंट चालू हो जाता है आजू बाजू। क्या चालू हो जाता है? इसका मूवमेंट। यानी ये इधर भी जाता है, इधर भी जाता है। इसके इधर भी एक मॉलिक्यूल है, ये भाई साहब भी इधर इधर जाते हैं, ये भी इधर इधर जाते हैं, ये भी इधर इधर जाते हैं। क्या इसके कारण आपस में कोलिजन्स होते हैं? होंगे कि नहीं? इन्हीं कोलिजन्स के कारण हमें जो चीज मिलती है वो एक गर्म सी चीज मिलती है। क्या मिलती है? एक गर्म चीज मिलती है। क्यों? क्योंकि मैंने बेसिकली जो मॉलिक्यूल्स हैं उनको एनर्जी प्रोवाइड कर दी। क्या प्रोवाइड कर दिया? एनर्जी प्रोवाइड कर दिया। और वही एनर्जी को हम लोगों ने क्या नाम दे रखा है? हीट एनर्जी। क्या आप लोग कुछ बातें समझ पाए? ठीक है। बेसिकली हीट जो है इसका फ्लो होता है, मतलब हीट इज अ काइंड ऑफ एनर्जी जो हमेशा ट्रांजिट में रहती है। किसमें रहती है? ट्रांजिट में। एंड इट ओनली फ्लोज फ्रॉम अ बॉडी विद हायर टेम्परेचर टू अ बॉडी विद लोअर टेम्परेचर। क्या आप लोग ये बात जानते हैं? आपने शायद थर्मल इक्विलिब्रियम के बारे में सुना होगा। थर्मल इक्विलिब्रियम का क्या मतलब है कि एक बॉडी जो ज्यादा गर्म है और एक बॉडी जो कम गर्म है,
एक बॉडी ज्यादा गर्म, मान लो 50 डिग्री सेंटीग्रेड पे, एक बॉडी है 30 डिग्री सेंटीग्रेड पे, 50 वाली से 30 में हीट एनर्जी फ्लो करेगी या 30 से 50 में? होगी कि नहीं? और क्या दोनों में हीट तब तक ट्रांसफर होती रहेगी 50 से 30 में जब तक दोनों का टेम्परेचर कॉमन नहीं हो जाता? मैं ये नहीं बोल रहा व्हाट इज द कॉमन टेम्परेचर, मैंने ये आपसे क्वेश्चन नहीं किया, पर क्या इतना हमें अंदाजा है कि जब भी हम चीजों को आपस में ऐसे कनेक्ट करते हैं तो हीट फ्लोज फ्रॉम वन बॉडी टू अनदर बॉडी। कब तक फ्लो करती है? जब तक थर्मल इक्विलिब्रियम अचीव नहीं हो जाता। बेटा ये वाली बात जो है, ये वाली बात आती है हमारे पास में फ्रॉम द जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स। जीरोथ 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 मतलब वन से पहले, फर्स्ट से पहले कौन है? जीरोथ। क्योंकि फर्स्ट लॉ पहले बन गया था और उसका पेटेंट करा लिया गया था, तो दुनिया वाले बोले कि अब कैसे हम लोग इससे पहले का लॉ लेकर आए, तो बोले जीरो लॉ निकाल दो। जीरो आर होता है ना पार्लियामेंट सेशन, तुमने सुना होगा, वैसे ही वो जीरोथ लॉ निकाल दिया। जैसे क्या नाम दिया गया? जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स, जो हमें क्या कहता है, ध्यान से सुनेंगे, कि अगर कोई बॉडी ए सी के साथ में इक्विलिब्रियम में है, थर्मल इक्विलिब्रियम की बात कर रहा हूं, ठीक है, थर्मल इक्विलिब्रियम का मतलब तो समझ गए। अगर कोई बॉडी ए सी के साथ में थर्मल इक्विलिब्रियम में है और कोई बॉडी बी सी के साथ में थर्मल इक्विलिब्रियम में है, तो इसका इंप्लीकेशन होता है कि ए इज इन थर्मल इक्विलिब्रियम विद बी। यही आपका क्या है? जीरोथ लॉ। कोई बहुत बड़ी चीज नहीं है, बस मैं तुम्हें इससे समझाना चाहता हूं कि व्हाट इज थर्मल इक्विलिब्रियम। क्या तुम्हें कुछ समझ में आ रहा है? अगर ए और सी आपस में थर्मल इक्विलिब्रियम में, बी और सी आपस में थर्मल इक्विलिब्रियम में, मतलब ए और बी भी आपस में किसमें होंगे? थर्मल इक्विलिब्रियम में। क्या आपको इतनी सी बात समझ में आ गई? ये आपका कौन सा वाला लॉ है? जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स। अब देख, हीट की जो बात है ना, लोगों को ऐसा लगता है कि हीट है, बॉडी के पास में हीट है, अपन ऐसे ही बोलते हैं ना कि ये जो बॉडी है तो गर्म है, इसके पास में क्या है? हीट है। बेसिकली हीट जैसा कुछ नहीं होता बॉडी के पास में। अगर मैं तुम्हें दो स्टेटमेंट दूं, ध्यान से देख। पहला स्टेटमेंट, बॉडी कंटेन्स हीट, ठीक है, और एक दूसरा स्टेटमेंट मैं आपको लिखा रहा हूं, और यहां से हम एक नई चीज को डिफाइन कर रहे होंगे, बॉडी कंटेन्स इंटरनल एनर्जी। क्या आपने इंटरनल एनर्जी के बारे में आज तक सुना है? सुना है। क्या होती है, कौन बताएगा? व्हाट इज इंटरनल एनर्जी? अंदर की आवाज, अंदर की शक्ति, ऐसा कहना चाह रहे हैं? अंदर की शक्ति नहीं बेटा, हाँ, इट इज द कॉम्बिनेशन ऑफ काइनेटिक एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी, ठीक है। ये जो मैंने अभी मॉलिक्यूल्स आपको बताए हैं, इन मॉलिक्यूल्स के पास में एक इंटरनल एनर्जी है। वो इंटरनल एनर्जी किस किसका कॉम्बिनेशन है? काइनेटिक एंड पोटेंशियल का। अब मैंने मॉलिक्यूल को जब कुछ टेम्परेचर दिया तो उसके पास जो इंटरनल एनर्जी थी, क्या चीज थी बेटा? इंटरनल एनर्जी। उसके कारण ही उसने आपस में मूवमेंट चालू किया। किसके कारण मूवमेंट चालू किया? इंटरनल एनर्जी के कारण। और इसी इंटरनल एनर्जी से क्या जनरेट हुई? हीट। तो बॉडी के पास क्या होती है? हीट होती है या इंटरनल एनर्जी? हीट या इंटरनल एनर्जी? इंटरनल एनर्जी। क्या आप लोग कुछ चीजें समझ पा रहे हैं? पक्का बोलो। क्या हम ऐसा बोलेंगे कि एक बॉडी के पास हीट जो है वो अपने आप ही होती है, अपन उसको बाहर निकाल देते हैं गर्मी देके? ऐसा तो नहीं बोलोगे। बॉडी के पास क्या होती है जो हमें किस फॉर्म में दिखाई देती है? हीट की फॉर्म में। क्या आप लोग इतनी बातें समझ पा रहे हैं? पक्का पक्का। तो अब कुछ लिखना चालू किया जाए। हेडिंग सबने डाली होगी शायद, हीट। इसी तरह से तीन पार्ट्स कर दें, इसी तरह से तीन पार्ट्स कर दें, और उसके बाद में हीट की हम लोग डेफिनेशन लिख रहे होंगे। हाँ होता है ना, बताऊंगा, सब आएगा बेटा, एक एक करके आएगा। एवरीथिंग इज गोइंग टू कम वन बाय वन, डोंट वरी। मुझे पता है आप लोग अब सब पढ़ लिख चुके हो बहुत सारी चीजें। लिखो भाई, लिखाऊं? लिखिए। हम लोग हीट के बारे में लिख रहे हैं, तो हेडिंग हीट डाल लेंगे और लिखेंगे, हीट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी, हीट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी which heat is a form of energy which is transferred from अरे चुप हो जा, which is transferred from one body to another. Heat is a form of energy which is transferred from one body to another body. ठीक है। और किस कारण होती है ये भी बता दो? ड्यू टू टेम्परेचर डिफरेंस। नहीं, ड्यू टू टेम्परेचर डिफरेंस, ड्यू टू टेम्परेचर डिफरेंस। और ब्रैकेट में क्या लिखोगे? हायर टू लोअर या लोअर टू हायर? हायर टू लोअर, ड्यू टू टेम्परेचर डिफरेंस। ठीक है, आगे लिखें इसमें, ब्रैकेट में लिख लो बेटा हायर टू लोअर। मिस्टर रूपम क्या चाहते हैं बेटा? लिखिए, बहुत अच्छे। तो दूसरे को परेशान ना करें, उसे भी लिखने दें। चलिए लिखें बेटा, इट डिटरमाइंस
It determines the change in thermal state. It determines the change in thermal state. It determines the change in thermal state of a body. And is defined as the flow of energy. And is defined as the flow of energy from one body to another body, due to the difference in the degree of hotness, due to the difference in the degree of hotness. क्या हो गया बे? इतने में ही चेकअप कराओ बे. हाँ, ड्यू टू द डिफरेंस इन द डिग्री ऑफ हॉटनेस ऑफ द टू बॉडीज. आपके जैसी स्थिति नहीं है बेटा, बस. हाँ, ड्यू टू द डिफरेंस इन डिग्री ऑफ हॉटनेस ऑफ द टू बॉडीज, फुल स्टॉप. It flows until the temperature of the two bodies becomes same. ठीक है, मतलब कि दोनों किसमें आ जाती हैं? थर्मल इक्विलिब्रियम. इसका क्या मतलब हुआ कि अगर मेरे पास में कोई बॉडी है ए जिसका टेम्परेचर मान लीजिए टी है. कितना टेम्परेचर है? टी है. और एक बॉडी है मेरे पास में बी जिसका टेम्परेचर है लेट से टीबी, और ऐसा मान लेते हैं कि टी ए जो है इट इज ग्रेटर देन टीबी. तो क्या आप लोग बता सकते हैं कि कहां से कहां पर एनर्जी का फ्लो होगा? कहां से कहां पर? ए से बी. क्या दिस विल बी द डायरेक्शन ऑफ हीट फ्लो एनर्जी? तो आप लोग यहां पे लिख लें हीट एनर्जी. यहां पर सब लोग लिख लेंगे हीट एनर्जी. बातें क्यों हो रही हैं बेटा? कोई खास बात है? बाहर जाना है? नहीं ना, चुपचाप से नहीं बैठ सकते, चुपचाप से बैठे प्लीज, है ना. बता चुका बेटा, है ना. हाँ जी, लिखाया जाए. ये बना लिया सबने बना लिया है. बहुत अच्छे, लिखें. हेडिंग डाल लो इंटरनल एनर्जी. सब लोग हेडिंग डालेंगे इंटरनल एनर्जी और लिख लीजिए इट इज द सम टोटल ऑफ. इंटरनल एनर्जी के लिए लिख लेंगे इट इज द सम टोटल ऑफ केई एंड पीई ऑफ ऑल द मॉलिक्यूल्स. मैंने कहा था ना ये किसके लिए डिफाइंड होगी? मॉलिक्यूल्स के लिए. तो इट इज द सम टोटल ऑफ केई एंड पीई ऑफ ऑल द मॉलिक्यूल्स. ठीक है, कुछ समझ में आ रहा है? नेक्स्ट लाइन स्टार बना के लिखेंगे. इसी में इंटरनल एनर्जी में ही नेक्स्ट लाइन विद स्टार लिखिए. हीट इज अ फॉर्म ऑफ इंटरनल एनर्जी. हीट इज अ फॉर्म ऑफ इंटरनल एनर्जी विच इज कैसे रहती है? इन ट्रांजिट. बोला था ना मैंने, विच इज इन ट्रांजिट. यहां से वहां ट्रेवल करती रहती है, विच इज इन ट्रांजिट. क्या मेरी बातें क्लियर है? 100%. इसके बाद में बेटा स्टार बना के इन दोनों पॉइंट्स को लिखेंगे. ऊपर वाला पॉइंट सही है क्या? इसके आगे क्रॉस लगा देंगे और इसको टिक कर लेंगे. स्टार बना के दोनों पॉइंट्स लिख लो, इसको क्रॉस कर दो और इसको टिक कर लो. कर लिया है सबने नोट? इसके बाद में हेडिंग डालो टेम्परेचर. ठीक है, और टेम्परेचर में लिख लीजिए इट इज डिफाइंड बाय, जैसा मैंने अभी आपको बताया टेम्परेचर के लिए सभी लोग लिखेंगे इट इज डिफाइंड बाय द जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स. किससे डिफाइन करते हैं इसको? जीरोथ
ये लिखा हुआ है लॉ ऑफ टीडीएस, मतलब थर्मोडाइनमिक्स। ठीक है, आप जैसे चाहो शॉर्ट फॉर्म बना सकते हो, आप चाहे सिर्फ टी भी लिखो, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडाइनमिक्स। ठीक है, इसको किससे डिफाइन किया जाता है? जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडाइनमिक्स से। और ये वाली चीज मैं आपको बता ही चुका हूं, ए और सी, साथ में और कौन बेटा? सी और बी। इसका क्या इंप्लीकेशन होता है? ए और बी दे आर ऑल्सो इन थर्मल इक्विलिब्रियम। बोलो होता है कि नहीं? तो इसी तरह से लिख लेना। इस एरो का क्या मतलब है? थर्मल इक्विलिब्रियम। ठीक है, लिख लो इसको। क्या हो गया बे? एक खास बात है, बर्थडे है तेरा? सही में? चलो जल्दी से बताओ, टेम्परेचर स्केलर है या वेक्टर? टेम्परेचर स्केलर है या वेक्टर? सबको पता है टेम्परेचर की डायरेक्शन होती है, पक्का पक्का नहीं होती। तो जल्दी से इसके अंदर लिख लें बेटा, स्केलर। यूनिट बताओ बेटा, ऐसा यूनिट क्या होती है? केल्विन। क्या सबको पता है? हाँ, ऐसा यूनिट क्या है इसकी? केल्विन, रिप्रेजेंटेड बाय के। क्या लिख देते हैं हम? सिर्फ के लिख देते हैं। और भी कई स्केल्स हैं, आप उसके बारे में जानते हैं। कौन कौन सी? डिग्री सेंटीग्रेड, फ़ारेनहाइट, ये यो दुनिया बहुत सारी है। एक आध और बहुत सारी होती है, बीटीयू वगैरह है, बस अब अलग अलग क्या है। और एक आध और बताओ, अपन बना लो एक स्केल। क्या नाम है तेरा? नाम बोल। एलपी स्केल। ठीक है, लल्लू प्रसाद स्केल। बहुत बढ़िया। चलो, सबने लिखा बेटा, है ना? अच्छा, क्या आप लोग मुझे बता सकते हैं विच इज द लोएस्ट टेम्परेचर जो पॉसिबल है? लोएस्ट टेम्परेचर कितना पॉसिबल है? 0 केल्विन। कौन सा है बच्चों? 0 केल्विन। हाईएस्ट बता सकते हैं? हाईएस्ट 273 ही होता है क्या? कुछ भी पॉसिबल, एनीथिंग कैन बी पॉसिबल। हाँ, हाईएस्ट सही में एनीथिंग कैन बी पॉसिबल। ठीक है, पर हम लोग जो अभी तक लेबोरेटरीज में अचीव कर पाए हैं, बेटा ध्यान से सुनिए, जो हम लैब्स में अचीव कर पाए हैं, मिनिमम जो हमने अचीव किया है वो है 10 की पावर -8 केल्विन। कितना अचीव किया है? 10 की पावर -8 केल्विन। ठीक है, इसको हम लोग पढ़ते हैं क्रायोजेनिक्स के अंदर, विच इज अ डिफरेंट ब्रांच। पूरी एक ब्रांच है जिसपे डॉक्टोरल डिग्री होती है। ठीक है, इस ब्रांच का क्या नाम है बेटा? क्रायोजेनिक्स। अबे लिख दिया, पढ़ ले। क्या नाम है बेटा? क्रायोजेनिक्स। और जो हाईएस्ट है वो कोई बता सकता है कितना है? कितना अचीवेबल है, मतलब जो हमने अचीव कर लिया। माइनस का प्लस करना है। जो हमने लैब में अचीव कर लिया वो कितना है? 10 की पावर 8 केल्विन है बेटा। अभी यूनिट कन्वर्जन बताऊंगा ना, अभी पता लग जाएगा। ठीक है, हाँ चलिए। तो बेटा 0 केल्विन पर जो हमने अचीव कर लिया वो कितना है? 10 की पावर -8 केल्विन। क्या ये 0 है? ये 0 नहीं है। ये मत सोचना कि हमने लैब में तो 0 से कम कर लिया। ठीक है, और क्या ये इनफाइनाइट है? नहीं, इससे आगे भी चीजें हैं, हमें तो पता है। ऊपर तो कितने ही लगा दो नंबर, बोलो लगा सकते हैं कि नहीं? तो इसीलिए पर भाई अगर अपन बात करें सन के कोर का टेम्परेचर, इसका टेम्परेचर, उसका टेम्परेचर, तो उनके कंपैरिजन में चीजें है ही नहीं। जो हम लैब में कर सकते हैं वो बहुत कम है, पर जो रियलिटी में चीजें होती हैं उनकी इमेजिनेशन करना बहुत मुश्किल हो जाता है। क्या मेरी बातें क्लियर हैं आपको? पक्का पक्का। तो देख भाई, मैक्सिमम 10 की पावर 8, मिनिमम 10 की पावर -8 जो हम अचीव कर चुके हैं। और बेटा मैक्सिमम वाली जो स्टडी है इसे हम लोग बोलते हैं पायरोमेट्री। क्या कहते हैं इसको? पायरोमेट्री। ठीक है, एंड जो जनरल एक स्टडी ऑफ टेम्परेचर की हम बात कर रहे हैं, दिस स्टडी इज नोन एज थर्मोमेट्री। क्या बोलते हैं इसको? थर्मोमेट्री, जिसमें अब हम लोग एंट्री मार रहे हैं। तो आपकी नेक्स्ट हेडिंग यही है, थर्मोमेट्री। मैं सोच रहा था तुम्हें कुछ फैक्ट्स बताऊं, पर छोड़ो। सुपर कंडक्टिविटी सुना है तुमने? सुपर कंडक्टिविटी यहां होती है। हाँ, नहीं हो सकता। पता नहीं बेटा, मैंने किया नहीं टेस्ट, है ना? बोल रहा हूं ना, नहीं हो सकता मतलब नहीं हो सकता। साइंटिस्ट ने बोला, मैं उनकी बहुत इज्जत करता हूं, इसीलिए मान लेता हूं उनकी बात। बस इतनी बात है ना। और जो हमारे जो साइंटिस्ट थे बहुत बड़े बड़े, वो यहां तक पहुंच पाए, पर तो भी वो 0 अचीव नहीं कर पाए। क्योंकि 0 का मतलब अगर हम साइंटिफिक लैंग्वेज में बात करें तो वो पॉइंट के बाद में इनफाइनाइट डेसिमल प्लेसेस के बाद भी 0 ही आना चाहिए। मतलब अगर मैं आपके पास में ऐसा मान के चलिए कि आपके पास में 5 एप्पल है, मैं आपसे 5 एप्पल ले लूं, आपके पास में कितने बचे? 0.00 अप टू इन्फिनिटी कर ले। ठीक है,
तो ऐसा ही साइंटिस्ट लोग भी चाहते हैं कि मुझे ऐसी टर्म मिले, पर वो ऐसी टर्म नहीं ला पाए। ठीक है ना, कहां तक ला पाए आप लोग शायद देख सकते हैं 10⁻⁻8 केल्विन तक, है ना। और 0 केल्विन पर सुपर कंडक्टिविटी आ जाती है। सुपर कंडक्टिविटी मतलब जीरो रेजिस्टेंस है, हाँ होती नहीं है, एक थ्योरेटिकल कंसेप्ट है, ठीक है, इसीलिए ये वाली चीज आ जाती है। तो हमारा नेक्स्ट टॉपिक जिसमें हम लोग एंट्री मार रहे हैं वो क्या है, थर्मोमेट्री, जिसमें हम लोग टेम्परेचर स्केल्स के बारे में पढ़ेंगे। लिख लो, पैसे वापस आ गए। ये मेक माई ट्रिप वाले तो बेचारे ऐसे रो गए हैं ना, दिन में 3 बार मेरे को फोन करते हैं, सर प्लीज सर रिमूव द पोस्ट सर, सर प्लीज सर। अब ठीक है, चलो चलो पढ़ाई करेंगे। हाँ यार तुम पढ़ते नहीं हो यार। सब लोग हेडिंग डालेंगे टेम्परेचर स्केल्स। हेडिंग डाल ली सब लोग। कोई मुझे बता सकता है कन्वर्जन फैक्टर्स टेम्परेचर स्केल में? अगर मैं कहूं कि देयर इज अ स्केल एक्स, कोई स्केल है हमारे पास में, कौन सी, एक्स, तो उसका कन्वर्जन किसी भी स्केल में कैसे होता है उसके बारे में मैं आपको बता देता हूं। जो तरीका है बच्चों इसको सॉल्व करने का, बहुत सीधा सपाट सा तरीका है। क्या करना है आपको, x माइनस एफ पी, एफ पी का मतलब फ्रीजिंग पॉइंट, डिवाइडेड बाय बीपी माइनस एफ पी। क्या होता है, x माइनस एफ पी अपॉन बीपी माइनस एफ पी, वेयर बीपी इज द बॉइलिंग पॉइंट, एफ पी इज द फ्रीजिंग पॉइंट। यहां से हमें कन्वर्जन फैक्टर मिलता है किसी भी स्केल का। किसका, किसी भी स्केल का। तो अगर मैं इसको लिखना चाहूं इन टर्म्स ऑफ डिग्री सेंटीग्रेड तो ये क्या आएगा, क्या आप लोग बता सकते हैं? डिग्री सेंटीग्रेड शायद आप लोग सभी जानते हैं कि एफ पी के अंदर वो कितना होता है। फ्रीजिंग पॉइंट क्या होता है उसका, फ्रीजिंग पॉइंट 0 डिग्री, बॉइलिंग पॉइंट, फ्रीजिंग पॉइंट। एक्स की जगह क्या आ जाएगा, क्या सी, भाई जो आपकी स्केल है वो कौन सी स्केल है, डिग्री सेंटीग्रेड। तो x विल बी रिप्लेस्ड बाय c, एफ पी बाय 0, बीपी बाय एफ पी बाय, तो हम लोग क्या लिख सकते हैं, क्या c माइनस 0 डिवाइडेड बाय 100 माइनस 0, नहीं लिख सकते। कोई मुझे केल्विन में बता सकता है? एक बार कोशिश करो खुद से, केल्विन और फ़ारेनहाइट ये चीजें तुम बचपन में पढ़ चुके हो, खुद से कोशिश करें, अपनी कॉपी में लिख के बताएं सभी लोग। कन्वर्जन स्केल्स मुझे बतानी है, याद है, बताइए, बताओ भाई क्या होगा। दिस शुड बी इक्वल टू, सबसे पहले सी में बताएंगे क्या आ जाएगा, सी माइनस 0 अपॉन 100 माइनस 0। चलो केल्विन में बताइए, के माइनस अपॉन पूरा पूरा लिखते हैं, चल 373 माइनस 273, बोलो होगा कि नहीं। फ़ारेनहाइट में f माइनस 32 अपॉन 212 माइनस 32 ये होता है। ठीक है, हो सकता है आप पहली बार देख रहे हो पर इसको लिख लें। एंड बेटा ऑल दिस इज व्हाट, अ कांस्टेंट। किसके बराबर होता है ये, एक कांस्टेंट के बराबर, साथ ही इसको 20 से मल्टीप्लाई किया जाता है। इस पूरे को 20 का एक मल्टीप्लिकेशन फैक्टर होता है ऊपर, ध्यान रखें। एंड दिस इज अ कांस्टेंट। कन्वर्जन है डायरेक्ट, आप इसे याद रखें, कोई दिक्कत नहीं है। एंड आफ्टर मल्टीप्लाइंग बाय 20 क्या आप बता सकते हैं क्या बच जाएगा मेरे पास, आफ्टर मल्टीप्लिकेशन सॉल्व करके बता दो। चलो क्या आ जाएगा बेटा, x माइनस एफ पी अपॉन बीपी माइनस एफ पी, क्या दिस मल्टीप्लाइड बाय 20 शुड बी इक्वल टू व्हाट, जल्दी बता, क्या यहां पर 5 बचेगा, मतलब यहां पर आ गया c अपॉन 5 इज इक्वल टू, वहां पर बोलो क्या दिस इज 100, मतलब k माइनस 273 अपॉन 5। और बेटा f वाली स्केल में भी बता दें, f माइनस 32 डिवाइडेड बाई कितना आ जाएगा, क्या है 180 है, 180 का मतलब क्या 9 आ जाएगा। तो हमारे पास में क्या आ गया, f माइनस 32 डिवाइडेड बाय 9। इसको कृपा करके याद रखें, ये आपको रट लेना है एकदम जबरदस्त तरीके से, सवाल आने की बहुत बढ़िया प्रोबेबिलिटी होती है इन ऑल द एग्जामिनेशंस। मैं आपको इस पे क्वेश्चंस भी करा रहा हूं, इसीलिए बहुत ध्यान से करें। और बेटा ये जो हम लोग एफपी और बीपी लिख रहे होते हैं ये वाटर का होता है, इसके लिए लिख रहे हैं हम ये सब वाटर का। और वाटर का भी कहां पर कैलकुलेट किया हुआ, 1 ATM पे। कहां कैलकुलेट किया हुआ, 1 ATM प्रेशर, प्रेशर जानते हैं सब, प्रेशर की एक यूनिट एटमॉस्फेयर भी होती है, तो 1 ATM पर कैलकुलेटेड है सारी चीजें। ठीक है, नोट किया बच्चों सबने, ये कहां से आया, तरीका है बस लिखने का, डायरेक्ट रिजल्ट है, हम उसे यूज कर रहे हैं।
ठीक है, वी नीड नॉट टू डिराइव एनीथिंग। समझ में आ गई मेरी बात? तो चलो आपके लिए सवाल आ रहा है अब। सवाल क्या बोल रहे हैं? अभी रुक जा, टेम्परेचर हाई कर दो। हाँ अभी कर रहे हैं, रुक जा, मेरी बात सुनेंगे। सवाल लिखो, एट व्हाट टेम्परेचर, एट व्हाट टेम्परेचर सेल्सियस स्केल एंड फ़ारेनहाइट स्केल, सेल्सियस स्केल एंड फ़ारेनहाइट स्केल शो द सेम रीडिंग। अरे डायरेक्ट नहीं बोलना, सॉल्व करके बोलना है यार। वो मुझे पता है तुम्हें कुछ कुछ चीजें याद हैं। और 40 जो है वो सही है क्या? अच्छा माइनस लगा लिया तूने। हाँ, एट व्हाट टेम्परेचर सेल्सियस स्केल एंड फ़ारेनहाइट स्केल दे शो द सेम रीडिंग। करिए। बताइए, आपसे क्वेश्चन क्या किया गया था कि डिग्री सेंटीग्रेड एंड डिग्री फ़ारेनहाइट ये क्या होने चाहिए? सेम होने चाहिए, यही सवाल था। मुझे वही टेम्परेचर निकालना था। तो क्या मैं कन्वर्जन फैक्टर जानता हूं दोनों के? क्या होता है बच्चों? C/5 शुड बी इक्वल टू F-32/9। C/5 शुड बी इक्वल टू F-32/9। बोलो सही लिखा है क्या बेटा? दोनों सेम कांस्टेंट रहता है तो इट शुड ऑलवेज रिमेन व्हाट? कांस्टेंट। क्या मैं C और F की वैल्यू को कॉमन करना चाहता हूं? मुझे करना क्या है क्वेश्चन में? C और F की रीडिंग क्या आनी चाहिए? सेम। मतलब क्या दोनों को x मान लिया जाए? मान लिया। x/5 इज इक्वल टू x-32/9। बोलो भाई क्या आ जाएगा? x की वैल्यू बता दें यहां से। 9 यहां पर गया, 5 यहां पर गया, 9 में से 4 गया तो सॉरी 9 में से 5 गया तो 4, और ये यहां पर जाएगा। उसके बाद कितना आ जाएगा? ये 532 कितना हो गया? 160, और 160/4 -40। बोलो आ जाएगा। तो यहां से x कितना आ गया बच्चों? -40 डिग्री। मतलब कि -40 डिग्री सेंटीग्रेड एंड -40 डिग्री फ़ारेनहाइट, दे बोथ आर द सेम। क्या आपको ये बात समझ में आती है? श्योर है आप लोग? 100% है? चलिए क्या आगे बढ़ा जाए? आगे बढ़े बच्चों। एक और सवाल दूं, थोड़ा सा अच्छा लेवल बढ़ाएं। लिखो क्वेश्चन, लिखो, लिखिए। देयर इज अ स्केल x, देयर इज अ स्केल x in which the BP मतलब बॉइलिंग पॉइंट, समझ जाओगे ना? in which the BP and FP are 180x and 100x full stop. What will be the result? What will be the resulting temperature? Resulting कर लो उसे। in C, F and K scales, in C, F and K scales when the temperature is 116x, when the temperature is 116x। कीजिए। सब लोगों का x की वैल्यू क्या दे रखी है? क्या 116x? x की वैल्यू कितनी की बने? 116x। चलो भाई आगे चलते हैं, जल्दी बताओ क्या करना था मुझे? क्या डिग्री सेंटीग्रेड, डिग्री फ़ारेनहाइट और डिग्री केल्विन में निकालना था? चलो भाई बता दो। 116x में x की वैल्यू। अरे यहाँ पर ध्यान दो यार, बातें बंद कर दो। आगे इसका मतलब ये नहीं कि शेर बन जाओ। पहली बार कोई सवाल किया होगा तुम लोगों ने। चलो यहाँ ध्यान दो, ऐसा नहीं है। अच्छा बता क्या आ जाएगा? 116x माइनस कितना? बीपी कितना दिया है? बीपी लिखना है, एफपी लिखना है? एफपी कितना है? डिवाइडेड बाय बीपी माइनस एफपी। बीपी कितना? 180x माइनस 100x। कितना हो गया बेटा? इसको किससे मल्टीप्लाई करना है? एंड दिस शुड बी इक्वल टू, बातें नहीं बेटा, बातें नहीं, इधर ध्यान दें तुम लोग, बातें नहीं। मैं यहां पर कुछ बोल रहा हूं, प्लीज आप लोग बातें ना करें। मैं जानता हूं आपसे हो गया है, यहां ध्यान दें तो भी। बेटा अगर डिग्री सेंटीग्रेड में कन्वर्ट करना है तो C/5 लिखूं पक्का, या F-32/9 लिखूं? बहुत बढ़िया, C/5। क्या कुछ कैंसिल आउट होता है? क्या आपको C की वैल्यू डायरेक्टली मिल गई? शायद तुम्हें ये तो दिख गया होगा, x x x x नजर आ गया था क्या? यहां से बेटा C की वैल्यू कितनी आती है डायरेक्टली? बोल दो तुम ही लोग, कितनी आ रही है? 20 डिग्री सेंटीग्रेड। सबका आ गया है? सब लोगों का, पूरी क्लास का? जिनका नहीं आया था क्या वो देख पा रहे हैं? 100% समझ में आ गया कैसे करना है? आइए। हाँ कोई बात नहीं, हो जाता है, उम्र ही ऐसी है। आओ इधर ध्यान दें।
सी की वैल्यू अगर 20 आ गई तो बोल फ़ारेनहाइट निकाल लेगा। फ़ारेनहाइट कैसे आएगा, F-32/9 शुड बी इक्वल टू, बोलो कितना, C/5। सी की वैल्यू कितनी 20/5, बोलो सही है बेटा। यहां से F की वैल्यू बता दे मुझे कितना आ रहा है, 68 डिग्री फ़ारेनहाइट। सबका आ गया, पक्का पक्का। अच्छा हमारा थर्मामीटर जो होता है उसमें टेम्परेचर किस में आता है, डिग्री में फ़ारेनहाइट में, डिग्री फ़ारेनहाइट, अरे दोनों होता है बे, दोनों स्केल्स होती है। तुम्हें नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर पता है कि नहीं, कितना, 37.4 डिग्री सेंटीग्रेड, नहीं पता, अरे ये डिग्री सेंटीग्रेड है, क्या इसे फ़ारेनहाइट में कन्वर्ट कर सकते हो। अगला सवाल आपका वही है। चलो इसका, हाँ पहले इसका तीसरा पार्ट बता दो, केल्विन में कैसे होगा, क्या लिखूंगा बच्चों, C/5 इज इक्वल टू K माइनस 273/5। क्या आपको दिख गया, ये भी दिख गया होगा फिर तो क्या C में 273 जोड़ दूं, कितना आ गया बेटा, 293 केल्विन आंसर। यार तुम कर नहीं पाए ना, इसमें लौट गए ना बेटा, नहीं लौटे, क्यों भाई लोटो, लोटो की घड़ी है ना इसकी, लौट गई, चलो चप्पलें भी लोटो की हैं तेरे पास, लोटा मत करो यार तुम लोग, है ना। चलो अगला सवाल करो, द नॉर्मल ह्यूमन बॉडी टेम्परेचर, नेक्स्ट क्वेश्चन, द नॉर्मल ह्यूमन बॉडी टेम्परेचर इन डिग्री सेंटीग्रेड इज 37.4 डिग्री सेंटीग्रेड, फाइंड द सेम इन, क्वेश्चन लिखवा रहा हूं ना, द नॉर्मल ह्यूमन बॉडी टेम्परेचर इज 37.4 डिग्री सेंटीग्रेड, 37.4 डिग्री सेंटीग्रेड, फाइंड द वैल्यूज इन डिग्री फ़ारेनहाइट एंड केल्विन, डिग्री फ़ारेनहाइट और केल्विन में निकाल के बताओ जल्दी। क्या हो गया, नहीं आया, 98.4 आ गया, क्यों भाई सचमिश आ गया आपका, आ गया, ऐस क्यों रही थी अभी मेरी उड़ा रही, चलो हो गया क्या, बता क्या किया, सी में कितना दिया हुआ है बच्चों, 30, ये दिया हुआ है ना, 37.4 का डेटा आपको गिवन था, जल्दी से बताओ केल्विन में कैसे होगा, क्या इसमें 273 जोड़ दूं, के की वैल्यू कितनी आ गई, 273 प्लस 37.4, बता दे यार कितना आता है ये, 310.4 केल्विन, बोलो आया क्या नहीं। चलो भाई अब जल्दी से फ़ारेनहाइट की बता दो मेरे को वैल्यू, क्या करना है, F-32/9 इज इक्वल टू 37.4/5, इसे सॉल्व कर पाए थे क्या बेटा, यहां से F की वैल्यू कितनी आ गई, 98 कितना 99.32 आ गया, यार मैंने तो 98.4 पढ़ा था, है ना, ये नहीं आ रहा, कोई बात नहीं, जो असली वैल्यू है वो यही है, लिख ले, असली वैल्यू यही होती है, बता रहा हूं। अरे यार वो प्योर सिग्निफिकेंट फिगर्स में नहीं लिखा हुआ है ना, इसीलिए आंसर नहीं आता, ठीक है, यहाँ सिग्निफिकेंसी भी काम करती है जो अभी अपन ने नहीं पढ़ी, समझ गए। जो हमारा नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर जो चालू होता है ना, जहां पे थर्मामीटर में लाइन बनी होती है, वो 98.4 के जस्ट ऊपर होता है, ठीक है, ये 37.4 होता है, आपको कंफर्म है क्या, पक्का, मुझे तो बचपन का याद था, मैंने ऐसे ही सवाल बना दिया यार, अभी 37.4 ही होता है, वैसे नहीं होता क्या, यही होता है, हाँ यही होता है, मुझे सही याद होता है। चलो एक सवाल और करेंगे, टाइम क्या हो गया, सवाल कर, चलो लिखो, लिखिए, 2 thermometers X and Y, 2 thermometers X and Y, बंद करना है, अभी कर रहा हूं, 2 thermometers X and Y have fundamental intervals of 80 degree and 120 degree, fundamental intervals of 80 degree and 120 degree, full stop, degree, that's it। चलो आगे लिखो, when they are immersed in ice, they show
20 degree and 30 degree respectively. They show 20 degree and 30 degree respectively. Full stop. If y measures the temperature of a body, if y measures the temperature of a body to be 120 degree, then find the reading in x. Then find the reading in x. करके बताएं, करो। एक आपको मैं हिंट दे देता हूं, बेटा फंडामेंटल जो इंटरवल आपको दिया हुआ है ना, इंटरवल का मतलब समझ पाए आप लोग क्वेश्चन से? इंटरवल का मतलब है बेटा मिनिमम रीडिंग मैक्सिमम रीडिंग, समझ पा रहे? कोई खास बात? तो बेटा नीचे उतर जा, थोड़ी देर अभी आ जाना, है ना? बेकार में शोर नहीं करना, चुपचाप से खड़े रहे। हाँ जी, फंडामेंटल इंटरवल का क्या मतलब है? मिनिमम और मैक्सिमम के बीच का गैप। क्या आपको समझ में आ गया? आपको क्या गिवन है? समझ गए क्या गिवन है? क्या गिवन है? क्या बीपी माइनस एफपी गिवन है? कर लो जल्दी से और बता दो। नहीं आया? सबका आ गया क्या? सब लोगों का आ गया? अच्छा चलो देखते हैं, बाकी लोग करो। हाँ करो, समय है तुम्हारे पास। का आ गया? नहीं आया? चलो वही देख लेते हैं। आओ, तुम लोगों को जो मैंने क्वेश्चन में दिया है वो क्या है, ध्यान से सुने सभी लोग। क्या एक फंडामेंटल इंटरवल दिया हुआ है? उस फंडामेंटल इंटरवल का मतलब क्या है? क्या आपको क्या गिवन है? क्या बीपी माइनस एफपी गिवन है? पहले के लिए आपको बीपी माइनस एफपी कितना गिवन है बच्चों, जल्दी बताओ कितना गिवन है? 80। दूसरे के लिए बोलो कितना? 120। और क्या हमें ऐसा दिया हुआ है कि उनको जब इसमें डिप किया जाता है, आइस में, जैसे ही मैं आइस में डिप करता हूं तो क्या मेरे को दो अलग अलग रीडिंग्स मिलती हैं? वो वाली रीडिंग्स क्या क्या है जल्दी से बताइए? 20 एंड 30। मतलब क्या मेरे को फ्रीजिंग पॉइंट पता लग गया? क्या पता लग गया? फ्रीजिंग पॉइंट। तो मैं क्या लिख रहा हूं, बोलो, x माइनस 20 डिवाइडेड बाय इज इक्वल टू y माइनस 30 अपॉन ऐसा कुछ, x और y की जगह सिर्फ 120। तो 120 माइनस 30 बेटा क्वेश्चन में दिया हुआ है आपको कि यहां पर रीडिंग कितनी है? 120। y की जगह पर क्या लिखना था? 120। बोलो क्या आंसर निकाल पाए? क्या x की वैल्यू निकालनी थी? x की वैल्यू कितनी आ गई बच्चों? 80। बोलो आई के नहीं? तो दो अलग अलग तरह के इंस्ट्रूमेंट्स गिवन है जो कि हमें कुछ क्या दे रहे हैं? रीडिंग्स दे रहे हैं। और मैंने एक नया इंस्ट्रूमेंट बनाया है, क्या आप लोग देख पा रहे हैं? x और y आर टू कंप्लीटली डिफरेंट इंस्ट्रूमेंट्स। क्या आप लोगों ने देखा? दो अलग अलग इंस्ट्रूमेंट्स हैं जिनके बारे में बताया गया है और उसी की अब रीडिंग हमें मिली है। क्या आपको ये बातें समझ में आ गई? ये टेम्परेचर स्केल्स की कहानी थी। अगली क्लास से अपन कैलोरी, स्पेसिफिक हीट और इन